खालिद हसन को ले लेंगे, खालिद हसन। करतारपुर बॉर्डर पर अपने ही प्लान का खुलासा कर गए पाकिस्तान के विदेश मंत्री। कुरैशी ने करतारपुर बॉर्डर खोले जाने को बताया इमरान की गुगली। कहा इमरान की गुगली में फंस गया भारत। पाकिस्तान को आर्मी चीफ विपिन रावत का जवाब। कहा पहले खुद को सेकुलर देश घोषित करे पाक, फिर भारत के साथ होगी बराबर की बातचीत। मसूद अजहर ने राम मंदिर को लेकर दिया भड़काऊ बयान। कहा राम मंदिर बना तो दिल्ली से काबुल तक मचेगी तबाही। किसानों के मोर्चे का राजनीतिक फायदा उठाने की तैयारी। किसानों के प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं राहुल गांधी। केजरीवाल भी किसानों की रैली को करेंगे संबोधित। भगत सिंह को आतंकी बताने वाले जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को किया गया निलंबित। प्रोफेसर बोले आधा अधूरा पेश किया गया बयान, नहीं कहा भगत सिंह को आतंकी। और उधर हनुमान को दलित बताए जाने पर SC/ST आयोग के चेयरमैन का बयान। कहा आदिवासियों में होते हैं हनुमान जाति के लोग, आदिवासी थे हनुमान। नमस्कार, JK 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं दो का पंच यानी 2 बजे तक की 5 खबरों का वो बुलेटिन जिसमें हम अपने रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स को शामिल करके आपको विस्तार से जानकारी देते और बताते हैं कि आखिर इन खबरों के पीछे और क्या कुछ ऐसा है जो आपको बताया जा सके। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हुए उसमें सबसे पहले बात करेंगे हम पाकिस्तान की उस साजिश की या उस बयानबाजी की जो अब करतारपुर बॉर्डर को लेकर सामने आया। यानी पाकिस्तान का कहना है कि यह गुगली थी जिसमें भारत को उन्होंने फंसाने की बात कही है। बड़ी एक तरह से विवादित बयान है, इस पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा हमारे पास दूसरी खबर है जिसमें भारत के सेना प्रमुख बिपिन रावत ने पाकिस्तान को नसीहत दी है कि पहले आप सेकुलर तो हो जाइए, तभी तो आपसे बात की जाएगी। इसके अलावा हमारे पास दूसरी खबर एक और है जिसमें किसान मोर्चा पर अब राजनीति शुरू हो गई है। पॉलिटिकल लोगों को वहां पर अट्रैक्शन नजर आने लगा है, वहां पर वो अब दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ के बयान को यानी हनुमान को दलित कहे जाने पर अब क्या लेटेस्ट है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कोर्ट से खबर आ रही है जहां पर संदिग्ध कुछ आतंकवादी पकड़े गए हैं जिसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उस भाषा की जिसको लेकर पाकिस्तान बोल रहा है। लेकिन एक दिलचस्प बात मैं आपको याद दिला दूं, गुगली को लेकर अगर बात की जाए क्रिकेट के अंदर तो भारत ही गुगली का जनक माना जाता है। चंद्रशेखर सबसे पहले एक ऐसे बॉलर थे जिनकी बॉलिंग को गुगली कहा जाता था और पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। लेकिन अब पाकिस्तान कह रहा है कि उसकी गुगली में भारत फंस गया, यानी करतारपुर बॉर्डर को पाकिस्तान अपनी गुगली बता रहा है। इसको दिलचस्प है या शर्मनाक, यह बात की बात है। लेकिन पहले हम आपको बयान सुनवाते हैं, फिर इस पर जो पॉलिटिकल रिएक्शन है उस पर बात करते हैं। यानी करतारपुर बॉर्डर को लेकर पाकिस्तान की जो पीछे छुपी हुई साजिश है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। जरा सुनिए ये क्या कहते हैं और फिर हम आपको इस पर विस्तार से बात करेंगे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सुषमा जी उस उम्र में शर्मा गई, लगता यह है कि वहां की सियासत आड़े आ गई और वो नशिस्त ना हो सकी। बहरहाल इसके बावजूद हमने अपना सफर जारी रखा। हमारा रिस्पांस मेजर्ड था, मैच्योर था और हम परसिस्ट करते रहे कि हमने मामूल के ताल्लुकात करने हैं, हमने ताल्लुकात में बेहतरी लानी है। और फिर आपने देखा और दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने देखा कि कल इमरान खान ने करतारपुर की गुगली फेंक दी और उस गुगली का नतीजा क्या हुआ कि वो हिंदुस्तान जो इंगेज करने से कतरा रहा था उनको 2 वज़रा को रुखसत करना पड़ा। बाद लेना खास्ता वो पाकिस्तान आए और उन्होंने इंगेज किया। जी हां,
किस तरह की बात कहें, अगर आपको हम बता दें, बात दिले ना खास था, यानी दिल ना चाहते हुए भी आना। इस बात को अगर देखा जाए कि दो मंत्री वहां गए, हरसिमरत कौर को शायद इन्होंने निशाना साधने की कोशिश की और भारत के उस मौकिफ को, उस स्टैंड को कहीं ना कहीं आड़े हाथ लेने की कोशिश की है। यह अगर देखा जाए, पाकिस्तान के दो रूप सामने आए। खालिद हसन हमारे साथ रहेंगे, हम उनसे जानकारी लेंगे। पाकिस्तान के दो चेहरे सामने आए। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर वो अपने आप को एक अच्छा और एक आगे बढ़ने वाला कदम बता रहा है और अपनी इंटरनल राजनीति में कहीं ना कहीं वो क्लैपिंग चाहता है, तालियां चाहता है, अपनी जनता को गुमराह करना चाहता है। एक तरफ वो कहता है कि हम एक कदम अगर भारत बढ़ेगा तो हम दो कदम बढ़ेंगे, और अंदर बोलता है हमने गूगली डाल दी है। क्या बात है? देखिए, कहीं ना कहीं सियासत है। जिस तरह से इमरान खान के जो सत्ता में वापस आए हैं, उसके बाद से लगातार एक तरह से वो भारत की तरफ दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके आतंकवादी भी, पाकिस्तान के जो पाले हुए आतंकवादी, वो कश्मीर में इस तरह की हरकतें करते हैं जो बातचीत में कहीं ना कहीं बाधा बनती है। शायद यही वजह है कि करतारपुर कॉरिडोर से पहले सुषमा स्वराज ने कहा था कि जब तक आतंकवाद पाकिस्तान खत्म नहीं करेगा तब तक कोई बात नहीं होगी। उसी पर ये शाह मोहम्मद जो कुरैशी हैं, उनका ये रिएक्शन था। एक तरह से उन्होंने इंटरनेशनली जो है भारत को ये भारत विदेशों को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि भारत बातचीत के लिए तैयार नहीं हो रहा है क्योंकि हम तैयार हैं। लेकिन दुनिया भी देख रहा है पूरी तरह से कि किस तरह से ये कश्मीर में इनकी हरकतें हो रही हैं। पठानकोट में अभी भी संदिग्ध पकड़ा गया है, और इसके अलावा जो आतंकी हैं पाकिस्तानी, और जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि राम मंदिर के मुद्दे पर भी लेकर वहां के एक आतंकी ने किस तरह का बयान दिया है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से वो इंटरनल राजनीति का फायदा उठा रहा है और विदेश में और दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम बातचीत चाहते हैं, लेकिन भारत नहीं चाहता। लेकिन सवाल यह है कि बातचीत दिल से चाहे। लेकिन खालिद हसन, अगर देखें उनके वजीर खारिजा जिसे कहते हैं विदेश मंत्री महमूद कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी, जो उन्होंने बयान दिया, एक कसक उसमें कहीं ना कहीं नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि सुषमा स्वराज हमारे साथ नहीं आई, यानी उनको यह कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस जरूर है, क्योंकि भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चलेंगी। सुषमा स्वराज का बहुत क्लियर स्टैंड है। और अगर देखा जाए उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बयान तो आया कि अगर एक कदम बढ़ेंगे हम दो कदम बढ़ेंगे, लेकिन कंडीशनल बात जो थी कि टेररिज्म जब आप नहीं रोकोगे तो हम कैसे बात करेंगे। अब उन्होंने जो ये बात कही है गूगली, क्या वो इतने माहिर स्पिनर हो गए हैं कि वो गूगली डालेंगे भारत उसमें फंस जाएगा? यानी कहीं ना कहीं अगर उनको देखें, एक तरफ तो कहते हैं कि हमने आगे बढ़ के कदम बढ़ाया है और पीएम मोदी ने भी अपनी तरफ से इसको स्वागत किया है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि गूगली है। ये तो बड़ा गंभीर मामला है। पहले तो बात यह कि इमरान खान कोई स्पिनर नहीं रहे हैं, वो फास्ट बॉलर रहे हैं और फास्ट बॉल में वाइड बहुत जाता है और शायद इसी वजह से वो वाइड फेंक रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट के रिकॉर्ड भी है बहुत वाइड और नो बॉल का, वाइड नो का उनका रिकॉर्ड भी है। और शायद यही वजह है कि वो जो है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश नहीं, एक तरह से कहें तो वो खुद अपने यहां घिर गए हैं, हाथ में कटोरा आ गया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एकदम बिल्कुल चौपट हो चुकी है पूरी तरह से। यही वजह है कि अगर वो भारत को नकार नहीं सकते, अगर उनको अपना अस्तित्व को बचाना है तो उनको भारत के साथ बातचीत करनी होगी, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा अर्थव्यवस्था है, उसके सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। और ये पाकिस्तान विश्व को मैसेज देना चाहता है कि हम भारत के साथ बात करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद तो रोके पहले। लेकिन खालिद हसन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान की इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो शायद कहीं ना कहीं भारत विरोधी दिखा के वो अपनी जनता को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का ये बयान है वो कहीं वो अपने घर में बोल रहे थे। जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है उस पर उनका बयान कुछ होता है, अंदर कुछ और बोलते हैं। आपने पिछले दिनों भी देखा होगा इमरान खान का अंदर बयान कुछ होता है, बाहर कुछ होता है। अभी वो कह रहे हैं करतारपुर बॉर्डर हमने खोला है और हम चाहते हैं कि ये दोस्ती का सिलसिला बढ़े। कल का बयान इमरान खान का और आज उनके विदेश मंत्री का बयान, कहीं ना कहीं आपसी कंट्राडिक्शन तो दिख रहा है इसमें। आपसी कंट्राडिक्शन इसलिए है क्योंकि वो स्थानीय राजनीति है, जो इंटरनल राजनीति है, वहां कहीं ना कहीं एक होड़ रहती है। आपने अभी देखा होगा कि वहां पे एक जो अभी कुछ दिन पहले इस तरह से बवाल हुआ था, ईशा निंदा कानून को लेकर एक जो महिला थी आसिया बीवी, उनको छोड़ने के बाद से जिस तरह से इंटरनल वहां के हालात खराब हुए थे, उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अपने ही घर में घिर रही थी। इस वजह से करतारपुर जैसा मुद्दा भी उन्होंने छेड़ा और इसको लेकर वो श्रेय भी लेना चाहते हैं। इसके अलावा वो ये चाहते हैं कि कम से कम भारत से बातचीत हो, क्योंकि विदेशी जो लोग हैं, जो दुनिया के लोग हो, ये देखें कि इनके बीच जो खटास थे वो कम हो रहे हैं, लेकिन बीच में वो कश्मीर राग अलापते हैं, बीच में वो कश्मीर में आतंकवादियों को भेजते हैं। ऐसे में बातचीत होना संभव नहीं है, जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने भी कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद हसन। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस्लामिक मुमलिकत पाकिस्तान
उसके हवाले से अगर देखा जाए, उसको लेकर विपिन रावत का बयान आया, एक नसीहत आई है। जिस तरह से पाकिस्तान में अभी आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि वहां पर हार्डलाइनर खासतौर से बहुत सक्रिय है और ईश निंदा तक जैसे मामलों में वहां पर फांसी का प्रावधान है। उसी को लेकर विपिन रावत ने बाकायदा पाकिस्तान को एक सलाह दी है कि पहले आप सेकुलर हो जाइए, यानी अपनी जो छवि है उसको हार्डलाइनिंग से या कहीं मजहबी जो रुझान है, मजहबी जो जुनून है, उससे बाहर निकलकर आप सभी लोगों को, क्योंकि वहां पर अगर देखा जाए हर धर्म के मानने वाले लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में, और लेकिन वहां पर इस्लामिक कानून है और उसी के तहत वहां पर काम किया जाता है। विपिन रावत ने जो राय दी है पाकिस्तान को, जरा वो सुन लेते हैं, फिर उसके बाद अपने रिपोर्टर से इस पर जानकारी लेंगे। आप पहले एक कदम चलो। पहले आप बोलते हो भारत अगर एक कदम चलता है तो हम 2 कदम चलते हैं। भारत तो कई बार एक कदम चल चुका है, आप पहले एक कदम तो चल के दिखाओ। हमने बोला है कि आपके देश में आतंकवाद पनप रहा है, आप कुछ तो हरकत करके दिखाइए अपने देश में कि हम आतंकवाद पर काबू करने के लिए कुछ कर रहे हैं, हम अपने देश से आतंकवाद भारत देश में नहीं भेज रहे हैं। पहले हमारे को ग्राउंड पे तो दिखाइए इसकी स्थिति क्या है। हम एक कदम चले, पहले आप एक कदम चलिए ना। सी द स्टे टुगेदर स्टे सेपरेट, ये जो इशू है इस पे पाकिस्तान को अपनी अंदरूनी हालत देखनी होगी। पाकिस्तान ने अपने स्टेट को इस्लामिक स्टेट बना दिया है। इफ दे हैव टू स्टे टुगेदर विद इंडिया देन दे हैव टू डेवलप एज अ सेक्युलर स्टेट। हम लोग सेक्युलर स्टेट हैं। हाउ कैन वी स्टे टुगेदर इफ यू से आई एम एन इस्लामिक स्टेट एंड देयर इज नो रोल फॉर एनीबडी एल्स? वी आर अ सेक्युलर स्टेट। सो फॉर अस टू स्टे टुगेदर both of us will have to become secular. If they are willing to become secular like us, then I think there seems to be an opportunity. पर पहले देखें करते हैं कि नहीं करते हैं। जी हां, भारत एक सेकुलर देश है, पूरी दुनिया जानती है, हमारे यहां इसका एक प्रोविजन है, लेकिन पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है और अगर बातचीत होगी या कहीं साथ चलना होगा तो विपिन रावत का यह कहना है कि पहले आप खुद सेकुलर तो हो जाइए, तभी आपसे कोई ऐसी बात होगी जिसको कहा जाए। और एक कदम बढ़ने वाले बयान को लेकर विपिन रावत ने जो कहा वो आपने सुना। हमारे साथ सनम एजाज जुड़ गए हैं श्रीनगर से। सनम एजाज, बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह इस बयान को लेते हैं आप, और खासतौर से इस हालात में जबकि वहां ईश निंदा जैसे मामले चर्चा में रहते हैं, विवादों में रहते हैं? खालिद भाई, विपिन रावत जी हमारे प्रमुख हैं, सेना प्रमुख हैं, उनका बयान सर आंखों पर। लेकिन एक बात जरूर से यहाँ पे समझनी चाहिए कि 70 सालों से हमने इस तरह की, दोनों देशों ने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने, हमने दुनिया से हथियार खरीदे, अपना बजट कम किया, अमेरिका से लिए, हमने अमेरिका से लिए, चीन से लिए, लेकिन पाया क्या हमने? अब अगर कहीं बातचीत होती है, अगर बातचीत में कहीं कोई परेशानी है, लेकिन उस परेशानी को भी दूर किया जा सकता है, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी कहीं न कहीं से, किसी न किसी। लेकिन सनम एजाज, हथियार तो हम अगर खरीदेंगे तो अपनी बका के लिए, अपनी हिफाजत के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए। खालिद भाई, हम हथियार, लेकिन अगर हथियार नहीं होंगे तो आप देख ही रहे हो, हथियार हैं तभी हम मुकाबला कर पा रहे हैं। सवाल यह है कि कम से कम विपिन रावत ने जो एक कदम बढ़ाया है, अगर इमरान खान दावा कर रहे हैं तो उस दावे में इस बात को भी जोड़ा तो जा सकता है कि आप भी अपना स्वरूप बदलिए। खालिद भाई, हम हथियार खरीद रहे हैं तो हम, हिंदुस्तान में हथियार, हमारे पास सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान है, उसके खिलाफ हथियार खरीदे। पाकिस्तान हथियार खरीद रहा है तो हिंदुस्तान के खिलाफ हथियार खरीद रहा है। अपनी इकोनॉमी जो है, अपना जो बजट है, उसका 70% हम हथियारों पे दोनों देश लगा रहे हैं। अगर ये हथियार खरीदने के बजाय हम दोस्ती करें, हम आपस में रिश्ते बनाएं, हथियारों की जरूरत हमें चीन के खिलाफ पड़ेगी, हमें किसी और देश के खिलाफ नहीं पड़ेगी। एक देश है फिर चीन बचता है। लेकिन सनम एजाज, पाकिस्तान का इतिहास आपको मालूम है, 47, 65, अगर 71 चीजें आप देखें, हथियार थे तो जवाब दे दिया, 90,000 फौज को हथियार डलवा दिए। अगर हथियार ना होते तो शायद कुछ और होता, तो ये तो मानना पड़ेगा सुरक्षा के लिए। जी बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन अगर कहीं मौका मिल दिया जाता है, पीस को अगर कहीं मौका दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है, वो बात ठीक है, बातचीत होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान एक कदम करतारपुर को लेके आगे आता है, लेकिन वो भूगली है। देखिए, वो कुछ वहां के लोग छोटी बातें करें, लेकिन बड़े स्तर पर छोटी बात नहीं है, विदेश मंत्री कह रहे हैं, वो वहां का स्टेट का, अगर प्रधानमंत्री पाकिस्तान का एक कदम आगे आता है, वो बातचीत के लिए बात ऑफर करता है। देखिए, यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये बड़े मुद्दे हैं, अगर इनको सुलझाया जाता है तो छोटी बातें बाद में भी होती है। टेररिज्म एक छोटा मसला है इस वक्त, अगर दोनों देश मिल जाते तो टेररिज्म खत्म हो जाता है। ना टेररिज्म उधर रहेगा ना इधर रहेगा, अगर दोनों देश आपस में बातचीत करते हैं। भारत का तो स्टैंड क्लियर है, टेररिज्म और बातचीत एक साथ नहीं होगी। वो टेररिज्म बंद कर दे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। वो एक कदम क्या, हम तो 2 कदम बढ़ने को तैयार हैं। खालिद भाई, ये पाकिस्तान को समझने की जरूरत है, उनको समझाना है कि भाई साहब आप टेररिज्म बंद करिए। वो समझाया, उनको बातचीत से जा सकता है, ऐसी धमकियों से दिल्ली के में बैठ के, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठ के नहीं होता है। बातचीत करेंगे, उनको समझाना, उनको बोलना आप हमारे छोटे भाई हो, क्यों ये सारे पंगे कर रहे हो, पंगे मत करो, आ जाओ।
वो तो देखो जाहिर सी बात है, जब समझाएंगे नहीं तो वो होते रहेंगे। ऐसे कारगिल होगा, बहुत से होंगे, तो उड़ी ब्लास्ट होंगे, सब कुछ होंगे। और एक बात बताओ, हम बातचीत नहीं करेंगे, क्या पाकिस्तान ये रोकेगा? क्या ये मारना, वो कश्मीर में टेररिज्म है या जो कुछ भी उसको आप कहेंगे, वो बंद करेगा? बिल्कुल करेगा। उसको नहीं करेगा तो जवाब दिया जाएगा। 70 सालों में बंद होगा, 65 होगा। खालिद भाई 70 सालों में बंद नहीं किया हमने, 65 की बंद नहीं होगा तो जवाब भी दिया जाएगा, क्योंकि अगर 70% हम हथियार खरीद रहे हैं तो इसी तरह के लोगों के लिए खरीद रहे हैं कि अगर कोई भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा तो उसको जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। लेकिन बिपिन रावत का ये बयान खासतौर से कि आप सेकुलर हो जाएं तब बातचीत होगी, हालांकि ये उसके इंटरनल पॉलिसी का मैटर है, लेकिन हमारे देश की तरफ से भी ये मैसेज तो दे दिया गया है कि अगर बातचीत तो कुछ तो वो भी करें, टेररिज्म बंद करें, अपना स्वरूप बदलें। कैसे देखते हैं? देखिए खालिद भाई, जहां तक इस्लामिक ममालिक है, इस्लामिक लाभ के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर ऐसा कोई देश उतना सेक्युलर नहीं हो सकता है जितना इस्लामिक देश हो सकता है। तो पाकिस्तान का ये कहना है कि हम इस्लामिक देश हैं, वहां इस्लामिक देश कोई नहीं है। अगर वो इस्लामिक देश होता फिर पाकिस्तान जैसा कोई इस्लामिक सेक्युलर देश नहीं होता। हमारे साथ अशफाक गौहर जुड़ गए, जरा इस मामले पर उनसे भी लेते हैं। सनम, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा। अशफाक गौहर, बड़ा मामला है, बिपिन रावत ने राय दी है कि आप पहले अपना स्वरूप बदलिए, सेक्युलर हो जाइए, तब आपसे बातचीत होगी। और इस तरह से अगर देखा जाए, देखिए पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है और उनके संविधान में ये लिखा है इस्लामिक रिपब्लिक को। सेक्युलर कैसे हो पाएंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन बिपिन रावत साहब ने जिस ट्यून में ये कहा है वो कुछ अलग ट्यून है। आप 100% सेक्युलर देखना चाहेंगे पाकिस्तान को, डेट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन सेक्युलर बुनियादों पर वो अगर काम करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कुछ काम बन सके। अदरवाइज जिस तरीके के हालात अभी बने हुए, मसूद अजहर साहब का बयान है, दीगर लोगों का बयान है, तो उसमें भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बीच अगर आर्मी चीफ साहब रिएक्ट करते हैं तो बर वक्त रिएक्शन है उनका। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक गौहर। खासतौर से अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के अंदर किसान जो हैं वो मोर्चा निकालकर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और सरकार को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कृषि प्रधान देश का अन्नदाता परेशान है, भूखा है, दिक्कत में है। कहीं ना कहीं उसकी बात आप सुन लें, और अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो हम इकट्ठे भी होंगे, भीड़ भी जमा होगी और संसद का घेराव भी किया जाएगा। लेकिन अब इसी चीज को लेकर राजनीतिक लोगों का भी अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी वहां जाएंगे, केजरीवाल भी वहां जाएंगे, यानी भीड़ जम गई है, प्लेटफॉर्म सज गया है, मंच सज गया है। अब दूल्हे नाम बदल बदल कर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं बारात का आनंद लेंगे, यानी राजनीति शुरू हो जाएगी। जरा देखते हैं इस पर राजनीतिक बयान क्या आए हैं, फिर इस पर हम रिएक्शन भी लेंगे, अपने रिपोर्टर से आपकी बात कराएंगे। लेकिन पहले आपको जरा इस पर होने वाली सियासत से रूबरू करा देते हैं। बीजेपी ने आई, मोदी ने रिवाड़ी में हमारा वादा करा, अब मैं 1% दूंगा, हमारा वो टीए देकर हमारे को बका दिया, वो भी नहीं दे रहा। ये इस गवर्नमेंट का, इस देश का ये हालात कर रही है। ये जवानों के नहीं होते जो इस देश को, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा समाज, पूरा हिंदुस्तान नेता स्वराज जी का ये बसाया हुआ, और उसको उजाड़ने लग रहे ये जवानों को। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति जो है उसने 206 किसानों की ऑर्गेनाइजेशंस को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करके किसानों के जो मसाइल हैं उसको उजागर करने की आज भरपूर कोशिश की है। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना चेहरा इन किसानों की शक्ल में देखना चाहिए, जहां एक तरफ लाखों करोड़ रुपए के कर्जे सरमायादारों को, पैसे वाले लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को माफ किए गए हैं या वो खा गए। जी हां, आपने देखा कि किस तरीके से अब राजनीति वहां पर होने लगी। हालांकि किसान की आप हालत देखें, एक बुजुर्ग थे, हालांकि उम्र का भी ताल्लुक था, लेकिन किसान की हालत आपने स्क्रीन पे देखी, और नेताओं के भी हाल आप देख सकते हैं। जो अन्नदाता है वो कहीं ना कहीं भूखा है, और जो लोग कहते हैं कि हम देश का भला करना चाहते हैं उनकी हालत भी आप देख सकते हैं। यानी राजनीति हो रही है, और इस पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसानों की नाराजगी, चाहे वो किसानों की फसल की बात हो, चाहे कर्जे की बात हो, चाहे आत्महत्या का मामला हो, या फिर मुख्य जो दौड़ है उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ते हो जा रहे हैं, ये तमाम वो सवाल हैं जिसको लेकर किसान आए। वो कह रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि हमारी समस्याओं पर गौर किया जाए, और वो सरकार से अपनी आमदनी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सरकार को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता रहेंगे, हमारे रिपोर्टर, उनसे हम जानकारी, हमारे साथ अशफाक गौहर रहेंगे, हम उनसे जानकारी लेंगे जिस तरह से किसान वहां पर आंदोलनरत हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस सरकार को जगह
निशांत राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निशांत से हम जानकारी लेते हैं। निशांत, अभी किसानों के आंदोलन में राजनीति शुरू हो गई है। देखिए खालिद, चुनाव का समय है और ऐसे समय में कोई भी आंदोलन होगा तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दल अपना फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे और विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल हैं किसानों का नाम लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए इस समय पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जहां पर किसान इकट्ठे हुए हैं तो किसान कर्नाटक से भी आए हैं, किसान पंजाब से भी आए हैं और किसान उत्तर प्रदेश से भी आए हैं, यानी कि तमाम राजनीतिक दल कटघरे में खड़े हैं जिनकी जहां पर सरकारें हैं। अरे निशांत, मुख्य मांगे क्या है इनकी, ये क्या कहना चाहते हैं सरकार से? खालिद, दो मुख्य मांगे हैं जिसमें सबसे पहले कर्ज माफी की बात कही है किसानों ने और दूसरी जो लागत मूल्य है उससे 1.5 गुना इनको दाम दिया जाए। केंद्र सरकार का ये वादा रहा है, उसी वादे को याद दिलाने ये तमाम किसान आए हैं और किसानों से जब हमारी बातचीत हुई तो किसानों ने कहा कि हम कर्ज माफी की बात उस स्थिति में कर रहे हैं क्योंकि अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की या महाराष्ट्र के किसानों की तो इनका कहना है कि गन्ना की जो पेमेंट है वो उनकी सालों से पेंडिंग पड़ी रहती है। ऐसे में इन लोगों को कर्जा लेना पड़ता है, उस कर्जे का जो ब्याज है वो इतना हो जाता है कि ये चुकाने में असमर्थ होते हैं और जब मिल इनको पैसे वापस देती है तो उस मात्रा में नहीं देती है। ऐसे में किसान कर्जा माफी की एक उम्मीद लगाए बैठे हैं केंद्र सरकार से कि सरकार कोई विशेष सत्र बुलाकर जल्दी से ये दो काम लेकिन निशांत, एक सवाल ये है, देखिए दो सवाल बनते हैं। एक तो ये कि अब किसान इकट्ठे हो गए, मंच सज गया है, बारात तैयार है, अब दूल्हा आने लगेंगे, राजनीतिक लोग आने लगेंगे, कहा जा रहा है नेता वहां जाके भाषण देंगे, गला साफ करेंगे। लेकिन सच्चाई है कि किसान का जो प्रोडक्ट है, अगर आप गन्ने की बात करते हैं तो जो 1 क्विंटल गन्ना है उसके रेट देख लें, उससे निकलने वाली चीनी के रेट देख लें, फिर उससे निकलने वाली खोई की बात कर लें और उसमें जो शीरा निकलता है जिससे शराब माफिया खासतौर से पनपता है और शराब बनती है, तो कहीं ना कहीं बहुत मोटे प्रॉफिट का एक ये धंधा है। लेकिन जो उसका ओरिजिन उत्पादन करने वाला आदमी है, ओरिजिनल, वो कहीं ना कहीं पर्ची पर टिका हुआ है और उधार पर टिका हुआ है। किसान कहीं ना कहीं लूटा जा रहा है, ये उनकी शिकायत है। लेकिन अब ये जो लोग मंच पे जाके बयान देंगे, क्या उनको ये कैलकुलेशन मालूम है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि बयानबाजी एक तरफ है। अगर आपने गन्ने का जिक्र किया है तो किसानों से जो हमारी बात हो रही थी उन्होंने बताया कि किस तरीके से बिजली के रेट इस समय बढ़ गए हैं। दूसरा, डीजल के रेट कितने 45 रुपए से 70 रुपए पार कर गए हैं। तीसरा, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो खाद है, चाहे यूरिया हो चाहे डाई हो, उनके जो कट्टे हैं वो कितने महंगे, 300 रुपए जो 50 किलो का हुआ करता था, अब 300 रुपए में 45 किलो आता है। तो ये तमाम चीजें किसानों ने हमें बताई कि उनका जो लागत है, लागत कई गुनी बढ़ गई है। हालांकि सरकार 150 या 200 रुपए बढ़ा के अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन किसानों को इसका कोई खास असर नहीं मिलता। और रही बात जब 2-2 साल बाद पेमेंट होगी तो यानी जब पेमेंट ही लेट होगी तो जो उसका प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं हनुमान जी की। अगर बात करें रामायण के अंदर और रामचंद्र जी के पूरे जीवन काल में या उनकी पूरी कर्म भूमि के दौरान हनुमान जी के रोल को कोई इंकार नहीं कर सकता। उनका महत्व अपने आप में बहुत बड़ा है। लेकिन अब वहां पर भी उस नाम पर भी शायद राजनीति होने लगी है और योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया जिसके बाद अब उसका रिएक्शन आने लगा है। हनुमान जी को दलित कहा गया, आदिवासी कहा गया, ये तो योगी आदित्यनाथ जानते हैं, लेकिन अब उस पर जो रिएक्शन आ रहा है जरा वो सुनवा देते हैं आपको और फिर अपने संवाददाता दिग्विजय मिश्र से हम सीधे आपसे बात कराएंगे और पूछेंगे कि आखिर ये कौन सी राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है और उसका क्या इंपैक्ट होगा। जरा उस रिएक्शन को सुन लेते हैं पॉलिटिकल लोगों के, फिर दिग्विजय के पास चलते हैं। बहुत जातियां हैं, उसमें बानर गोत्र भी हैं, एक उरांव जाति होती है, उसमें उनका भाषा का नाम है कुड़ुक। कुड़ुक में आप देखेंगे हमारे तरफ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें बड़े बड़े सर्विस में भी हैं। कोई एक्का मिलेगा, कोई तिग्गा मिलेगा, कोई क्रिकेटा मिलेगा। इस तरह के बहुत सारे सरनेम हैं जो उस भाषा से, ये पशु पक्षियों के नाम पर सारा गोत्र होता है। उसमें तिग्गा जो है वो बानर है, रिक्ष गोत्र हैं, गिद्ध गोत्र हैं, ये सारा गोत्र है। और हमारे कुछ समाज में तो साक्षात हनुमान गोत्र भी हैं। तो इसलिए हमारे काव्यों में, हमारे ग्रंथों में ये जो बात लिखा हुआ है, इन्हीं के सेना बनाने के कारण भगवान राम का नाम भी बनवासी राम हुआ। इन्हीं के कारण ये जो सारी सेना थी उनका बानर सेना के नाम से उनकी सेना को नाम दिया गया है। तो ये सारा गोत्र अगर जनजाति समाज में है और हनुमान जी उसी आर्य जाति के आर्य समाजी थे। योगी जी को नहीं मालूम इस बात का।
कि वो प्रदेश के आ रहे हैं, उसके मुख्यमंत्री को नहीं पता कि वो दलित है कि नहीं है। उनको मालूम, मुझे मालूम नहीं किस कंटेक्स्ट में, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। और उनसे बात कीजिए, मुझे मालूम नहीं। आप आर्य समाजी बता रहे हैं, वो दलित बता रहे हैं, तो देखिए बात सुनिए पहले, आपको आर्य समाज की बात। जी हां, अब एक तरह से यह मामला गर्मा गया। दिग्विजय मिश्र से मालूम करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की राजनीति। हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं दिग्विजय। अगर देखें यूपी के अंदर अब हालांकि चुनाव तो नहीं है, लेकिन देश भर में 5 राज्यों में चुनाव है। अब गोत्र की बात हो रही थी, अब ये कहा जा रहा है हनुमान जी को लेकर। ये राजनीति है या वाकई में एक बार फिर रिमाइंड कराने की बात है कि हनुमान जी आखिर कौन थे? नहीं, निश्चित रूप से आजाद जी, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। वो सिर्फ इसलिए राजनीति है क्योंकि अगर हम बात करें, जब चुनाव आता है तो चुनाव में राम भी याद आते हैं, हनुमान भी याद आते हैं और विष्णु भी याद आते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव जाता है वैसे ही वापस राम वनवास चले जाते हैं, हनुमान वापस अपनी गद्दी पे बैठ जाते हैं। और अगर हम बात करें विष्णु की तो फिर से नागशेष पे सो जाते हैं। यानी जो सफाई के अंदर विष्णु भगवान के मंदिर की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, आप उन पर कह रहे हैं, उधर से योगी आदित्यनाथ के इस बयान को कह रहे हैं, और उधर बीजेपी भी 4-4.5 साल बाद रामचंद्र जी की शरण में जा रही है। यानी ये आपको लगता है चुनावी मुद्दे बनकर रह गए? जी, एकदम चुनावी मुद्दे हैं, और वो भी इसलिए चुनावी मुद्दे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि अभी अगर सरकार हमें चाहिए तो निश्चित रूप से भगवान का साथ पकड़ना होगा। अभी उन्हें याद आ गया कि हनुमान दलित थे और चिंतित थे, और इतना ही नहीं, अभी SC/ST आयोग को भी समझ में आ गया कि वो वनवासी थे, और बाकी सत्यपाल जी को समझ में आ गया कि वो आर्य जात के थे। आखिर इसके पहले इन लोगों को किसी की जात, किसी की गोत्र और बाकी चीजों पूछने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? कांग्रेस के राहुल का अब गोत्र पूछा तो बताया कि उनका भी गोत्र मिला। तो आप लोगों को जब गोत्र जानना है, सियासी राजनीति छोड़ करके अगर यही वोट की राजनीति करनी है और अगर इसी तरह भगवान को बार बार घेरना है, तो आप साफ साफ बताओ ना कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। एक एज ए जर्नलिस्ट एक सवाल बनता है, देश के युवा को, देश की जनता को और देश को रोजगार चाहिए या गोत्र चाहिए? गोत्र से, सर सही कहा आपने, गोत्र से आम जनता को कोई लेना देना नहीं है। उसे सिर्फ यह है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें विकास चाहिए, चाहे वो ये इनके प्रकार हैं। लेकिन चूंकि इनके पास विकास का मुद्दा नहीं है, ये विकास के मुद्दे पे घिरते नजर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बार बार भगवान की तरफ ले जा रहे हैं ताकि लोगों का पेट्रोल की कीमतों से हट जाए रुझान। लोग ना तो ये देखें कि गैस की कीमतें क्या थी, लोग ये ना देखें कि हमें बेरोजगारी का आलम कितना है। तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था भी ध्वस्त पड़ी हुई है, तो इसलिए ये लोग बार बार कहीं ना कहीं को घेरते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय। यानी कि कुल मिलाकर जो आस्थाएं हैं वो हमारी जरूर हैं और आस्थाएं होनी चाहिए, बिना आस्था के कोई समाज न टिकता है, लेकिन समय को लेकर जरूर चर्चा है कि आखिर इसी समय ये तमाम बातें क्यों हो रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं पठानकोट में गिरफ्तार होने वाले कुछ संदिग्ध लोगों की। नवदीप छाबड़ा हमारे साथ रहेंगे, लेटेस्ट जानकारी उनसे लेंगे। जिस तरीके से कल परसों से चर्चा हो रही थी, हालांकि पिछले कुछ दिनों से वहां पर अलर्ट भी जारी था और कहा जा रहा था कि आतंकवादी गतिविधियां लगातार जारी हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में लगातार सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनकी कमर को तोड़ने का काम किया है और उनके पूरे नेक्सस को कहीं ना कहीं ध्वस्त किया है। लेकिन आज इस गिरफ्तारी को भी कहीं ना कहीं यह माना जाए कि एक तरह से आतंकी नेटवर्क को कहीं ना कहीं ध्वस्त किया गया है। नवदीप छाबड़ा हमारे साथ रहेंगे और उनसे हम जानकारी लेंगे लेटेस्ट उनके पास क्या है और ये जो गिरफ्तारी हुई है उसको किस तरह से देखा जाए। अगर वहां पर पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने काम किया, क्योंकि 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि पठानकोट के आसपास एक जम्मू कश्मीर के नंबर की गाड़ी संदिग्ध रूप से खड़ी रही और उसके बाद यह कहा जा रहा था कि कुछ लोग वहां मूवमेंट कर रहे थे, जिनको आज गिरफ्तार किया गया है। और इस गिरफ्तारी पर नवदीप छाबड़ा रहेंगे हमारे साथ। नवदीप, ये गिरफ्तारी हुई है, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या माना जाए? एनकाउंटर भी डेली हो रहा है और अब ये इसको भी अगर देखा जाए आतंक की जो नेक्सस है उसको तोड़ा गया है। नहीं, देखिए अभी पठानकोट के अंदर जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, या कह सकते हैं हिरासत में लिया गया। पुलिस ने अभी कोई आधिकारिक बयान अभी तक खाली जी नहीं दिया है कि वो कौन लोग थे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो सेना की वर्दी में थे, स्कॉर्पियो गाड़ी में थे, संदिग्ध थे, कुछ पूछताछ में कुछ सामान भी मिला। लेकिन जितनी मेरी अभी वहां पर बात हुई है पठानकोट के अंदर, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और पुलिस थोड़ी देर में हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर खुलासा करे कि आखिरकार वो लोग कौन थे, कहां से आ रहे थे। पंजाब हाईलाइट पे और ऐसे में अगर वहां पे कुछ संदिग्ध पकड़े जाते हैं
पठानकोट जैसे एरिया में, तो पुलिस की कामयाबी जरूर है, लेकिन अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती तब तक कुछ कहना मुश्किल होगा कि आखिरकार लोग कौन थे। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप, चूंकि आपने कहा हिरासत में, लेकिन पठानकोट जैसी जगह, वहां पर हरप्रीत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोनलाइन पर, जरा उनसे लेते हैं लेटेस्ट क्या उनके पास जानकारी है। हरप्रीत, क्या कह रहे हैं? नवदीप कह रहे हैं कि हिरासत में, लेकिन अगर देखिए पठानकोट, उरी, ये तमाम वो जगह हैं जो आमतौर पर निशाने पर हैं आतंकियों के और आतंकवादी गतिविधियों के, तो इस तरह से सुरक्षा बल अगर चौकस है, भले वो अगर कुछ कहा ना जा रहा हो, लेकिन इसको इंपॉर्टेंट तो माना जा सकता है। मैं अभी बताना चाहूंगा जी, जैसे पाकिस्तान कॉरिडोर जो करतारपुर का खुला है, ये गुरदासपुर और पठानकोट दोनों साथ लगते हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें से रेड अलर्ट पहले ही जारी किया हुआ है। इससे पहले भी मैंने, जैसे कल भी बात हुई थी हमारी, इससे पहले जो 5 आतंकवादी देखे गए थे और सेना की वर्दी में देखे गए थे, ये बड़ी बड़ी बात थी। हालांकि इंटेलिजेंस की तरफ दोनों को रेड अलर्ट पे रखा हुआ, आर्मी को भी और पुलिस को भी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है। जो ये बंदे घुसपैठ कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, एक तरफ तो पाकिस्तान बात कर रहा है कि हम जो बात कर रहे हैं अमन शांति के लिए, उनके प्रधानमंत्री। हरप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें, कुछ भी डेवलपमेंट होगा हम जरूर आपके पास फिर आएंगे, आप नजर बनाए रखिए। और दो के पंच में आपने आज देखा जिस तरह से, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे विदेश की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो, तमाम वो खबरें हैं जो आपसे जुड़ी हैं, देश से जुड़ी हैं। आप भी नजर बनाए रखें, अगर आपके पास कोई इनपुट है, कोई फीडबैक है, आप हमको फेसबुक पर जाकर JK 24/7 न्यूज के आप हमको दे सकते हैं। दो के पंच में आज फिलहाल इतना ही, अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।